आज बेटा हम जो पीएटी का हमारा बेसिकली बायोलॉजी वाला जो टॉपिक है, बायोलॉजी में जो पीवाईक्यूज का सेक्शन है, उसके विषय में थोड़ी जानकारी आपको देने की कोशिश करेंगे, इन्फॉर्मेशन हम आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। तो हमारे पास जो 25 क्वेश्चंस हैं, देयर आर द सेक्शन दैट इज सब डिवाइडेड इनटू डिफरेंट मैनर। आपको वहाँ पर एनिमल हस्बेंड्री, प्लांट फिजियोलॉजी या बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, अलग अलग सेक्शंस के अलग अलग क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। अभी हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं बेटा, ये 25 क्वेश्चंस हैं। 25 क्वेश्चंस जो हमारे बायोलॉजी सेक्शन के हैं वो आपको देखने को मिलेंगे, और इसमें आपको देखना है कि किस प्रकार का लेवल है, क्या चीजें आपको पढ़नी है, क्या चीजें आपके काम की हैं, कितना चीजें आपके लिए रिलेवेंसी शो करती हैं, क्या रिलेवेंट है और क्या पढ़ना इरेलेवेंट है। नॉर्मली क्या होता है, जब बच्चे किसी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं तो उन्हें यह समझ में नहीं आता कि वो कितना पढ़ें, कैसे पढ़ें, कब पढ़ें और किस चीज को छोड़ें। तो वो समझने की कोशिश करने के लिए हमने एक प्रकार का इनिशिएटिव स्टार्ट किया है कि अब हम आपको डेली या जो भी एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड में आफ्टर 2 और 3 डेज के जो टाइम टेन्योर के अंदर हम आपको पीवाईक्यूज दिखाने की कोशिश करेंगे, और उसमें ये बताने की कोशिश करेंगे कि कौन सा टॉपिक आपके लिए रिलेवेंट है, किस तरीके से आप उस टॉपिक को प्रिपेयर कर सकते हैं। और इन फ्यूचर अगर सपोज कोई एक स्पेसिफिक टॉपिक, सपोज यहाँ पर हम अगर बात करें बायोलॉजिकल सेक्शन में, जब हम बात करते हैं तो बेटा लिविंग बीइंग का एक टॉपिक है। जैसे कि हमने फर्स्ट क्वेश्चन की बात करी, तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे बेटा, इसमें लिखा हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिजम्स आर लार्जली एक्वेटिक। एक्वेटिक वर्ड का मतलब होता है बेटा, हिंदी मीडियम वाले बच्चों को बताने के लिए कोशिश करूंगा मैं, समुद्री। एक्वेटिक का मतलब क्या होता है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो कि मोस्टली लार्जली क्या होते हैं, एक्वेटिक होते हैं, समुद्री होते हैं। ठीक है सर, पता चल गया। एंड पजेस, और उसके अंदर क्या पाया जाता है, क्लोरोफिल बियरिंग थैलॉइड स्ट्रक्चर। सर क्लोरोफिल से संबंध मतलब कि इन्होंने यहां बता दिया, दो चीजें हमको बताने की कोशिश कर रहे हैं। पहला तो कि जो एनिमल है वो एक्वेटिक है, ठीक है सर, समुद्री जीव की बात कर रहे हैं, और दूसरा उसके अंदर क्लोरोफिल पाई जाती है। दैट मींस अगर क्लोरोफिल है तो उसके अंदर न्यूट्रिशन किस प्रकार का होगा बेटा, आपको ये भी याद रखना है। दो प्रकार के न्यूट्रिशन होते हैं, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन और हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। अगर हम हिंदी मीडियम या हिंदी माध्यम के विद्यार्थियों के लिए बात करें तो स्वपोषी और विषमपोषी दो अलग अलग प्रकार के जीव जंतु हमारे आसपास पाए जाते हैं। जितने भी पेड़ पौधे और कुछ स्पेसिफिक ऑर्गेनिज्म, जब हम बात करते हैं ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन या स्वपोषी पोषण की, तो वहां हम ये बात करते हैं कि इस दुनिया में, इस पूरे ब्रह्मांड में ऐसे लोग या ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जिनके लिए हम बात करते हैं किनकी बेटा, प्लांट्स की, और दूसरा हम बोलते हैं सम ऑर्गेनिजम्स। कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं इस दुनिया में जो कि अपना भोजन खुद बनाते हैं, और ऑल प्लांट्स। तो ये याद रखना, वर्ड याद रखना है बेटा आपको, ऑल प्लांट्स एंड सम ऑर्गेनिज्म। तो यहां पे क्या बताया गया है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो लार्जली एक्वेटिक हैं, क्लोरोफिल बेयरिंग थैलॉइड स्ट्रक्चर पाया जाता है। आंसर में आपको क्या देखना है, एल्गी। आपने पढ़ा होगा नील हरित शैवाल के बारे में, जब भी आपने बात करी होगी आपने पढ़ा होगा ब्लू ग्रीन एल्गी। नील हरित जो शैवाल होती है बेटा, ये जो है हमारा, ये किस काम में आती है, ये फोटोसिंथेसिस में हमारे काम में आती है। और चूंकि फोटोसिंथेसिस के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म हमने यूज करी है क्लोरोफिल, बिना क्लोरोफिल की उपस्थिति सूर्य कौन कौन सी चीजें हमारे लिए अनिवार्य होती है बेटा, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से और पानी की सहायता से हमारे पौधे हमारे लिए प्रकाश संश्लेषण की या फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस करते हैं, उसमें उन्हें 3 या 4 चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। तो क्लोरोफिल इज द वन। तो बेटा इसका आंसर क्या आ जाएगा, एल्गी। क्या आंसर आ जाएगा बेटा इसका, एल्गी वाज द करेक्ट ऑप्शन और द आंसर। तो आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, ऐसे एनिमल का नाम बताना है जो एक्वेटिक हो और उसके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता हो और उसके स्ट्रक्चर कैसा हो, थैलॉइड स्ट्रक्चर हो। तो इसका आंसर आएगा बेटा शैवाल। दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। ओके, यहां पे हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन एम ऑफ, ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन एम ऑफ इवेल्युएशन ऑफ जर्मप्लाज्म इन प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम। अब यहां पर हमने बात करी एक प्रकार के प्रोग्राम की, हम बात कर रहे हैं जिसका नाम क्या है बेटा, उस प्रोग्राम का प्लांट ब्रीडिंग। ब्रीड का मतलब किसी प्रकार की किस्म से संबंधित है। हिंदी में अगर हम बात करें पादप प्रजनन, ब्रीड, इसका एक प्रकार का कार्यक्रम होता है। उसमें जर्मप्लाज्म के मूल्यांकन या फिर हमें जर्मप्लाज्म के विषय में अगर कुछ समझना होता है, इवेल्युएट करना होता है, तो उसका मेन एम क्या होता है, हम जर्मप्लाज्म के विषय में समझने की कोशिश क्यों करते हैं, हमें यह बताने के लिए यहां पे क्वेश्चन एक दिया गया है। तो बेटा इसके विषय में हमें बात करनी है। हमारे पास 4 ऑप्शंस है।
ठीक है, इसमें हमको बताया गया है पहले ऑप्शन में टू आइडेंटिफाई प्लांट्स विद डिजायरेबल कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स। तो सबसे पहली चीज बेटा, जब भी हम जर्म प्लाज्म की बात करते हैं, किसके अंदर, जब भी हम प्लांट्स में जर्म प्लाज्म कंसंट्रेशन है, जर्म प्लाज्म के विषय में जब बात करते हैं, तो वहां पर बस मेन चीज आपको यही देखनी है, या हमारा जो मेन कॉन्सेप्ट होता है या जो हमारा मेन एम होता है, जो कि हमारे कुचिंग इंस्टीट्यूट का भी नाम है, मेन उद्देश्य क्या है बेटा हमारा, हमें डिजायरेबल कॉम्बिनेशंस ऑफ कैरेक्टर्स देखने होते हैं। डिजायरेबल कॉम्बिनेशंस ऑफ कैरेक्टर्स से मेरा संबंध है जिस प्रकार के कैरेक्टर्स या जिस प्रकार के लक्षण मुझे उस आने वाली नस्ल में चाहिए होते हैं, वैसे ही पौधे मुझे चाहिए होंगे। यही मेरा जर्म या प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम का मेन उद्देश्य होता है। ऑब्वियस सा कॉन्सेप्ट है, मैंने आपको बताया है, या जब भी हम अभी आगे पढ़ेंगे प्लांट फिजियोलॉजी या बॉटनी में, तो हमको ये पढ़ने की कोशिश करेंगे कि अगर किसी प्लांट में किसी प्रकार की कोई डिसीज है, और अगर उस डिसीज वाले प्लांट का पॉलिनेशन या हाइब्रिडाइजेशन या किसी भी प्रकार का अगर हम उसमें ब्रीडिंग कराते हैं, तो ब्रीडिंग के थ्रू जो डिसीज है वो नेक्स्ट जनरेशन में भी क्रॉसओवर होगी और नेक्स्ट जनरेशन में एज इट इज वो डिसीज चली जाएगी। अगर कोई प्लांट की हाइट छोटी है, उसको डार्फिज्म है, या किसी प्रकार का कोई सा भी हार्मोनल या फिर प्रोटीन के लेवल पे कुछ इशू है, तो वो नेक्स्ट जनरेशन में भी जाकर के बाइफरगेट करेगा। उससे बचने के लिए हमारा जो मेन प्रोग्राम होता है प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम, उसका काम होता है बेटा टू आइडेंटिफाई प्लांट्स विद डिजायरेबल कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स। डिजायरेबल कॉम्बिनेशंस क्या होते हैं सर? सपोज दैट मुझे जो भी मेरा प्लांट है उसकी हाइट बढ़ानी है या हाइटेड प्लांट चाहिए, तो मुझे जो क्रॉस पॉलिनेशन है, जो मैं पॉलिनेशन कराऊंगा उन दोनों प्लांट्स के बीच में, ब्रीडिंग प्रोग्राम के बिहाफ पे हम ये बात करेंगे कि ऐसे प्लांट लूंगा जिनकी हाइट या ग्रोथ क्या हो, ज्यादा हो। ये मेरा स्पेसिफिक मेन एम या मेन उद्देश्य रहेगा। तो ठीक है बच्चों, इसका आंसर क्या रहेगा हमारा? फर्स्ट, टू आइडेंटिफाई प्लांट विद डिजायरेबल कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर्स। पौधों के अंदर या पात्रों के अंदर वांछनीय संयोजन वाले पौधों की पहचान करना। वांछनीय संयोजन से मेरा मतलब है या मेरा संबंध है ऐसे संयोजन या ऐसे कैरेक्टर्स जिस प्रकार की चीजें मुझे मेरे आने वाली जनरेशन में देखने को चाहिए। ओके बेटा, तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर भी हो जाएगा हमारा ए, सेकंड का ए। इसके बाद हम आगे चलते हैं बेटा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज द रूट ऑफ एनी ब्रीडिंग प्रोग्राम। तो यहां पर इस रूट का मतलब आपका वो बेटा एग्रीकल्चर वाला रूट या जड़ मत समझ लेना। जड़ है इसका मतलब, लेकिन ये जड़ मतलब उद्देश्य, कि भाई जो हमारे सारे फसाद की जड़ यही है। आपने सुनी होगी इडियम्स एंड प्रोवर्ब्स, मुहावरे एवं लोकोक्तियां सुनी होंगी कि भैया हमारे घर में जो प्रॉब्लम हो रही है, जैसे कि अभी हमारे भारत में जो आतंकवाद फैल रहा है, इस पूरे आतंकवाद के फसाद की जड़ कौन है? हमने क्या बोला कि भैया सारे फसाद की जड़ पाकिस्तान है। उसी प्रकार से यहां पर जब हम बात करेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज अ रूट कॉज ऑफ एनी ब्रीडिंग प्रोग्राम, जो भी ब्रीडिंग प्रोग्राम हम स्टार्ट करते हैं उसका रूट कॉज क्या होता है, मेन चीज क्या होती है? तो बेटा उसका मेन जो रीजन होता है वो होता है, हमें किस विषय में बात करनी होती है? जेनेटिक वेरिएबिलिटी की। जेनेटिक वर्ड जैसे ही आ जाता है आपके दिमाग में एक और क्वेश्चन आ जाना चाहिए, फादर ऑफ जेनेटिक्स। जैसे ही आप जब भी जेनेटिक्स वर्ड याद करो, पीएटी वाले बच्चों ध्यान देना बेटा, जेनेटिक्स जैसे ही वर्ड आपके दिमाग में आ जाता है, वैसे ही आपको एक बंदे का नाम याद होना चाहिए, ग्रेगर जोहान मेंडल। ठीक है बेटा, जब भी इनहेरिटेंस, जब भी डीएनए आरएनए, जब भी जेनेटिक्स एक पूरी की पूरी ब्रांच होती है बायोलॉजी की, एग्रीकल्चर में भी हम इस विषय में पढ़ते हैं। तो ये जेनेटिक्स पूरी की पूरी जो हमारी ब्रांच है, ये बेसिकली किससे रिलेटेड है? जिस साइंटिस्ट से रिलेट करती है उसका नाम है ग्रेगर जोहान मेंडल। तो बेसिकली विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज अ रूट ऑफ एनी ब्रीडिंग प्रोग्राम। इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? जेनेटिक वेरिएबिलिटी। जेनेटिक वेरिएबिलिटी का मतलब होता है आनुवांशिक परिवर्तनशीलता। अब सर ये परिवर्तनशीलता के विषय में थोड़ी सी जानकारी मुहैया करा देंगे क्या आप? परिवर्तनशीलता का मतलब होता है बेटा, जब हम बात करते हैं दो प्रकार के रिप्रोडक्शन होते हैं हमारी पूरी बायोलॉजी के अंदर। एक होता है बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एज वी ऑल नो एक व्यक्ति के बीच में नहीं हो सकता, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए हमें दो एंटिटीज या दो सेल की जरूरत होती है, जिसमें से वेदर द फर्स्ट वन इज द मेल सेल एंड द सेकंड वन इज द फीमेल सेल। लेकिन जब हम बात करते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमारे पास सिंगल सेल ही होती है। अगर उस सेल में कुछ स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स होती हैं, उस सेल में कोई हाइट को लेकर के इश्यूज होते हैं, उस सेल में किसी प्रकार की डिसीज होती है, तो वो डिसीज आगे भी नेक्स्ट स्पीसीज में या नेक्स्ट ऑफस्प्रिंग्स में कैरी ऑन होती है। लेकिन अगर हम बात करते हैं यहां पर बेटा क्रॉस पॉलिनेशन की या क्रॉस हाइब्रिडाइजेशन की या ऐसे प्रकार की प्रोसेस जिसमें हम बात करते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, तो वहां पर चीजें क्रॉस ओवर होती हैं। अगर हमें कुछ उसमें प्रॉब्लम लगती है, मॉडिफिकेशन करनी होती है, तो बायोटेक्नोलॉजी के बिहाफ पे हम उसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। लेकिन अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो यहां पे हमें बोला गया है बेटा कि ब्रीडिंग प्रोग्राम, जो भी ब्रीडिंग प्रोग्राम या जब भी हम प्रजनन के संबंधित कुछ बात करते हैं, तो हमारा मेन उद्देश्य क्या होता है? हमें बात करनी
करनी होती है जेनेटिकल वेरिएबिलिटी की, या आनुवंशिक स्तर पे जो परिवर्तनशीलता है उसके विषय में हम बात करते हैं। ये हमारा मेन रूट कॉज होता है किसी भी ब्रीडिंग प्रोग्राम का। और ब्रीडिंग प्रोग्राम का मतलब मैंने अभी आप लोगों को बताया, किसी भी प्रकार के प्रजनन के विषय में जब हम बात करते हैं, पौधों के प्रजनन के विषय में जब हम बात करने की कोशिश करते हैं, तो उसमें हम बात करते हैं उसके जेनेटिक वेरिएबिलिटी की। किसकी बात करते हैं बेटा? जेनेटिक वेरिएबिलिटी। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है बेटा, कंटिन्यूड सेल्फ पॉलिनेशन रिजल्ट्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग। सर ये सेल्फ पॉलिनेशन क्या होता है एक प्लांट के अंदर? देखो मैं समझाता हूं आपको। एंथर, स्टिग्मा, ओवरी, ओव्यूल, ये सारे के सारे रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं बेटा प्लांट के। इन रिप्रोडक्टिव पार्ट्स का जब एक ही प्लांट के अंदर हमारे पास दो प्रकार के फ्लावर होते हैं। द फर्स्ट, इसकी हम बात करें अगर, बाइसेक्सुअल फ्लावर, और एक होता है यूनिसेक्सुअल फ्लावर। बाइसेक्सुअल फ्लावर और यूनिसेक्सुअल फ्लावर का मतलब क्या होता है? केमिस्ट्री की भाषा में अगर हम बात करें तो बाई वर्ड का मतलब जहां पर भी हमारे लिए बाई आ जाता है मतलब दो, देयर आर टू थिंग्स। यूनि का मतलब क्या होता है बेटा? सिंगल। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर की जब हम बात करेंगे, दैट मींस जिसके अंदर सिर्फ एक ही प्रकार का रिप्रोडक्टिव मेथड हमको यूज करने के लिए हमारे पास ऑप्शंस होता है। सर एक ही प्रकार का रिप्रोडक्टिव मेथड से क्या संबंध है? मतलब या तो इसके पास मेल गेमीट प्रेजेंट होंगे इसकी बॉडी में, या फीमेल गेमीट प्रेजेंट होंगे। लेकिन अगर हमने बात करी बाइसेक्सुअल फ्लावर की, दैट मींस इसके अंदर दोनों प्रकार के गेमीट्स या दोनों प्रकार की रिप्रोडक्टिव सेल्स प्रेजेंट होती हैं। तो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा? बाइसेक्सुअल फ्लावर। मतलब एंथर, स्टिग्मा, ओवरी, ओव्यूल, ऑल दीज थिंग्स आर प्रेजेंट इन वन फ्लावर, मेल एज वेल एज फीमेल। दोनों चीजें जब प्रेजेंट होती हैं, पढ़ा था आप लोगों ने, जब आप लोग स्पिरिचुअलिटी की अगर हम बात करें तो हमने पढ़ा है अर्धनारीश्वर के विषय में। अर्धनारीश्वर पता होगा आपको, शिव जी को बोला जाता है। उसी प्रकार से मेल प्लस फीमेल दोनों प्रकार के या दोनों प्रकार के रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट या दोनों प्रकार के जब एंटिटीज एक ही चीज में या एक ही सेल, दोनों प्रकार की सेल एक ही फ्लावर, जिसका एग्जांपल होगा बेटा हिबिस्कस। गुड़हल का पौधा देखा होगा आपने, रेड कलर ऑरेंज कलर का जो पौधा आता है बेटा, उसमें आपको ओवरी भी दिख जाएगी, उसमें आपको एंथर वाला पार्ट भी दिखता है। दोनों चीजें एक ही प्रकार के पौधे में या एक ही प्रकार के फ्लावर में पाई जाती हैं। तो हमारे पास भी बेसिकली तो क्वेश्चन में हमें बताया गया है, ठीक है। क्वेश्चन अपना ये, ओके, ये था हमारा क्वेश्चन। कंटिन्यूड सेल्फ पॉलिनेशन रिजल्ट्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग। अब क्या बोल रहे हैं सर? ये सेल्फ पॉलिनेशन। सर जो अभी आपने बोला, सर सेल्फ पॉलिनेशन क्या होगा यहां पे? मतलब मेल और फीमेल दोनों प्रकार के गेमीट एक ही प्लांट में पाए जाते हैं, तो इसको कहीं बाहर जाने के लिए जरूरत पॉलिनेशन के लिए नहीं पड़ती। इसको किसी भी प्रकार के बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मेल और फीमेल दोनों एंटिटीज एक ही जगह पे पाई जाती हैं। तो इसके अंदर जो जिस प्रकार का पॉलिनेशन होता है बेटा, उसको क्या बोलते हैं? सेल्फ पॉलिनेशन। क्या बोलते हैं? सेल्फ पॉलिनेशन। हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा? स्वपरागण। स्व वर्ड का मतलब ऑटोमेटिक, खुद की बॉडी से ही, किसी और के पास नहीं जाना। यहां पे क्या बोला इन्होंने बेसिकली हमसे? स्वपरागण मतलब कि हम बोल रहे हैं ऑटो केमी, या फिर हम बोल सकते हैं इसको बेसिकली सेल्फ पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन में हमने क्या बोला? मेल फीमेल दोनों एक ही फ्लावर के अंदर या एक ही प्रकार के प्लांट के अंदर दोनों एंटिटीज प्रेजेंट होती हैं, ऐसे पॉलिनेशन को हम बोलते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। और एंथर वाला पार्ट, स्टिग्मा वाला पार्ट और ओवरी वाला पार्ट अलग अलग होता है, तो उसको हम बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। क्या बोलते हैं बेटा? क्रॉस पॉलिनेशन। यहां पे हमें क्वेश्चन पूछा गया है, अगर आपको बात कही जाए कंटिन्यूड सेल्फ पॉलिनेशन अगर होता है किसी के अंदर, तो ब्रीडिंग के फॉर्म में क्या हो जाता है? डिप्रेशन हो जाता है। इन ब्रीडिंग डिप्रेशन मतलब आगे आने वाले समय में आपको एक ही प्रकार के कैरेक्टरिस्टिक्स या एक ही प्रकार के लक्षण देखने को मिलते हैं। सर अभी आपने लक्षण के विषय में बताया, सर लक्षण क्या, कैसे लक्षण? लक्षण से मेरा संबंध है बेटा कि अगर हिबिस्कस के अंदर किसी प्रकार की स्वेलिंग है, क्या है बेटा हिबिस्कस के अंदर? जिस हिबिस्कस में सेल्फ पॉलिनेशन की प्रोसेस हुई है, वो स्वेलिंग करता है उसका कोई स्पेसिफिक पार्ट, तो सेल्फ पॉलिनेशन के बाद बनने वाली नेक्स्ट एंटिटीज या बनने वाला नेक्स्ट हिबिस्कस भी स्वेलिंग का शिकार होगा या नहीं होगा? होगा बेटा। दैट मींस जो डिसीजेस हैं या अच्छी चीजें एज वेल एज बुरी चीजें, दोनों चीजें कॉन्टिन्यूअस मैनर में एक साथ आगे चलती हैं, तो कॉन्टिन्यूअस सेल्फ पॉलिनेशन रिजल्ट्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा बेटा? इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। क्या आंसर आ जाएगा? इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। ओके बेटा, आगे चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, हियर इज द बाइलिंगुअल। बाइलिंगुअल वर्ड मतलब सर बाइलिंगुअल का मतलब क्या होता है? दोनों भाषाओं की बात करते हैं सर, जहां पे दो चीजों की बात एक साथ की जाती है उसको क्या बोलते हैं? बाइलिंगुअल वर्जन ऑफ कंटेंट। द आंसर्स क्या है बाइलिंगुअल कंटेंट हमारे पास? क्वेश्चन का नाम क्या है हमारे? क्वेश्चन का नाम ये है हमारे, पांचवा क्वेश्चन हमारे सामने रखा हुआ है, ये रहा आपकी स्क्रीन के सामने। क्या है बेटा? द एंथर एंड स्टिग्मा ग्रो एंड मैच्योर। एंथर और स्टिग्मा दोनों की बात कर रहे हैं हम यहां पर। किसकी बात कर रहे हैं बेटा हम? बोलो मेरे साथ, एंथर और स्टिग्मा की। हाँ, किसकी बात कर रहे हैं बेटा हम लोग यहां पे? एंथर को बेटा बेसिकली बोला जाता है, अभी बताया था मैंने आपको, मेल पार्ट। स्टिग्मा जो होता है हमारा वो होता है फीमेल पार्ट। एफी का मतलब आयरन नहीं है, यहाँ पे केमिस्ट्री नहीं पढ़ रहे हैं हम। एफी का मतलब फीमेल, है ना? तो फीमेल पार्ट जो हमारा होता है और मेल पार्ट जो हमारा होता है, क्या बोला सर इन्होंने? ग्रो और मैच्योर, एक ही टाइम पे मैच्योर हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं? एक ही टाइम पे मैच्योर हो रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर आपको बताना चाहूं कि भैया एक घर है, वहां पे मेल और फीमेल दो भाई बहन हैं और दोनों के अंदर एक ही टाइम पे एक ही साथ पैदा हुए हैं, तो दोनों के अंदर एक ही टाइम पे क्या आएगी बेटा? रिप्रोडक्टिव फॉर्म ऑफ मैच्योरिटी जो भी वो गेन करेंगे वो भी सेम ही टाइम पे होगा। जब कोई चीजें एक साथ कॉन्टिन्यूअस मैनर में चलती हैं, जिनका रिप्रोडक्टिव फॉर्म ऑफ जो मेथड है वो अलग अलग है, लेकिन दोनों एक साथ चलती हैं, तो आपने मेथड बेसिकली इसको पढ़ा होगा, होमोनिम्स, एक जैसा। होमोनिम्स कहीं लिख रहा है, दिखा हुआ आपको? फ्यूजन तो हो ही नहीं सकता सर। फ्यूजन क्यों नहीं हो सकता? फ्यूजन का मतलब जब ये एक दूसरे के साथ मिलके नए किसी को या नई एंटिटी का फॉर्मेशन करेंगे तो उसे बोलते हैं फ्यूजन। सिंगेमी भी नहीं हो सकता, सिंगेमी एक अलग चीज हो जाती है, वो अपन पढ़ेंगे उसके विषय में भी। तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा बेटा? होमोगेमी। होमोगेमी वर्ड का मतलब होता है, होमो मतलब होता है सेम। क्या होता है बेटा होमो का मतलब? सेम। तो यहां पे भी क्या बता रहे हैं कि एंथर और स्टिग्मा दोनों चीजें क्या हो रही है? ग्रो हो रही है और मैच्योर हो रही है। पॉलिनेशन की बात नहीं कर रहे, तो पॉलिनेशन ऐसी कोई चीज होगी तो आपका ये फ्यूजन गेम में आएगा, लेकिन अभी हम पॉलिनेशन की बात नहीं कर रहे हैं। हमने क्या बोला कि परागकोश है हमारे पास, इनको हम एंथर बोलते हैं, वर्तिकाग्र है, दोनों एक साथ बढ़ते हैं और परिपक्व होते हैं। यहाँ पे किसी भी प्रकार की पॉलिनेशन की बात नहीं हो रही है, बढ़ने की बात हो रही है, तो हम क्या बोल देंगे बेटा? इसका आंसर क्या आ जाएगा? होमोगेमी। क्या लिखना है हमको इसका आंसर? होमोगेमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने हमारी स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर 6। What is the process in which the indigestion of material of the cell is done by out of the plasma membrane? Basically क्या बोलते हैं इसको? आपने अलग अलग प्रकार के इंडाइजेशन, इगेशन, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, साइटोकाइनेसिस और बहुत साइटोसिस, बेसिकली एंडोसाइटोसिस, ये सब कुछ अमीबा के लिए या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के लिए या मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के लिए भी हम ये सारी की सारी चीजें पढ़ते हैं। मेनली ये सब चीजें यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के लिए होती हैं, या अमीबा का एग्जांपल हम दे सकते हैं इसके लिए। बेसिकली क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट इज द प्रोसेस इन विच द इंजेक्शन ऑफ मटेरियल बाय द सेल्स इज डन इन एंड आउट ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन? सेलुलर बायोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन है। ये आपकी सेल होती है बेटा, इसके ऊपर पाई जाती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसको मैं पीएम बोल देता हूं। मोदी जी की बात नहीं कर रहे हैं हम, यहाँ पीएम बोला है मैंने आपको, सिर्फ पीएम से मेरा संबंध है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेंटर में पाया जाता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के आसपास पाया जाता है क्रोमोसोम, डीएनए, आरएनए। ये हमारी हो गई सेल। तो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन वाला हिस्सा है, यहाँ पर इंजेक्शन की जो प्रोसेस होती है, इसको हम ऑस्मोसिस बोल नहीं सकते। यहाँ पे तो हम बात करते हैं अलग अलग प्रकार के आयन के मेंटेनेंस की, ठीक है। डिफ्यूजन भी एक टाइप ऑफ वही चीज है, यहाँ पे हम गैसियस वैलेंस की बात करते हैं। इंजेक्शन तो बिल्कुल ही उल्टा हो गया, बेसिकली एंडोसाइटोसिस इसका आंसर रहेगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे लिए रहेगा बेटा हमारे सामने, ठीक है। ये क्वेश्चन हो जाता है हमारा 7th क्वेश्चन, फैक्चुअल क्वेश्चन से, इसमें कुछ करवाने के जैसा नहीं है। आप बहुत छोटी कक्षाओं से हम इसके विषय में पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, इसका आंसर आ जाएगा बेटा ग्रेगर जोहान मेंडल, फादर ऑफ इनहेरिटेंस। न्यूटन तो आपका फिजिक्स का बंदा हो गया, उन्हें केमिस्ट्री, ठीक है। न्यूटोनियन मैकेनिक्स पूरा का पूरा प्रोसेस इन्होंने दिया था, केमिस्ट्री से रिलेटेड है। और रेजिनॉल भी बायोलॉजी के ही साइंटिस्ट हैं, बायोलॉजी से रिलेटेड चीजें। लेकिन यहाँ पे हमारा जो फैक्चुअल क्वेश्चन था, इसका आंसर होगा ग्रेगर जोहान मेंडल। इनहेरिटेंस के फादर के बारे में भी पूछेंगे तो भी आपको यही लिख के आना है। फादर ऑफ जेनेटिक्स क्वेश्चन पूछा जाएगा तो भी आपको यही आंसर लिखना है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने,
Which of the following given rise to the chromosomal theory of inheritance? क्वेश्चन क्या है हमारे सामने बेटा? व्यक्ति जिसने क्रोमोसोमल थ्योरी दी थी जिनका नाम है सटन एंड बॉबरे। बेसिकली ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है, सटन एंड बॉबरे। फैक्चुअल क्वेश्चन है, फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन से आपको तो बस पढ़ने की बात है। जब भी आप कोई सा भी टॉपिक पढ़े तो उससे रिलेटेड जितने भी साइंटिस्ट हैं उनके नाम सबसे पहले पढ़ना आपकी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी रहेगी कि आपको बेसिकली करना है ना, फैक्चुअल क्वेश्चन है। इसके बाद हम जो आगे चलेंगे, डार्क रिएक्शंस इन फोटोसिंथेसिस। दो प्रकार की रिएक्शंस होती हैं, लाइट रिएक्शंस, एक तो लाइट रिएक्शन होती है बेटा और एक होती है डार्क रिएक्शन। एज द नेम सजेस्ट, लाइट रिएक्शन मतलब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाली रिएक्शन को बोलेंगे लाइट रिएक्शन। डार्क रिएक्शन जिसमें सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती, उस प्रकार की रिएक्शंस को हम बोलते हैं डार्क रिएक्शंस। तो भाई कैन आल्सो ऑकर्स इन डार्क, ये तो प्रैक्टिकली देखने में ही सही नहीं लग रहा है। इट डज नॉट नीड एनर्जी। एनर्जी तो ऑब्वियस सी बात है, कोई सी भी रिएक्शन हो रही है तो मतलब हमको उसके लिए क्या चाहिए होते हैं बेटा? रिएक्टेंट चाहिए होते हैं। ए प्लस बी उससे मिलके बना ए बी। लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा है तो इसको बोलेंगे रिएक्टेंट, राइट हैंड साइड पे लिखा है इसलिए इसको बोलेंगे प्रोडक्ट्स। कोई सी भी रिएक्शन दुनिया में हो रही है तो उसमें कहीं ना कहीं एनर्जी का क्या हो रहा है? मास ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री में। मास और एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड इन अ केमिकल रिएक्शन बट इट कैन ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो कहीं ना कहीं रिएक्शन में किसी न किसी प्रकार का एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन तो होता ही है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। डार्क रूम में किसी भी प्रकार की रिएक्शन जो फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड रिएक्शंस होती हैं या प्लांट से रिलेटेड रिएक्शंस होती हैं वो होना पॉसिबल नहीं है। आंसर हो जाएगा इसका बी, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, अलग अलग प्रकार के प्लांट हार्मोन्स देखने को मिल रहे हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 10, ऐसे हार्मोन का नाम बता दीजिए जो कि हमारी एजिंग में काम आता है, पौधों के अंदर उम्र बढ़ने को रोकने वाला। भैया हमारे पास कोई है क्या ऐसा एजिंग के लिए? एजिंग के लिए हमारे पास क्या होता है बेटा? हमारे पास पाया जाता है एक बैलेंस डाइट। अगर हम भी चलने देते हैं, आपने देखा होगा हमारे दादा दादी की एज के जो लोग होते हैं, हमारी जो थर्ड जनरेशन है, या बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो उनकी एज के रहते हैं लेकिन उसमें एजिंग उस लेवल पे दिखती नहीं है। हार्मोनल लेवल पे आपको अगर आप एक अच्छी बैलेंस डाइट का यूज करते हैं तो आपके काम की चीजें एजिंग आपको उतना नहीं दिखती। इसका आंसर आ जाएगा बेटा साइटोकाइनिन। ये जब अपन प्लांट हार्मोन्स के विषय में पढ़ेंगे तब आपको अलग अलग चारों हार्मोन्स के विषय में, ऑक्सिलिन, जिब्रेलिन, एब्सिसिक एसिड्स, ये प्लांट की ग्रोथ में, स्टेम की ग्रोथ में, रूट की ग्रोथ में काम आने वाले सारे हार्मोन्स हैं, इनके विषय में अपन ने पढ़ा है। फैक्चुअल क्वेश्चन है, साइटोकाइनिन इसका आंसर रहेगा। टर्मिनल एंड ऑफ क्रोमोसोम, टर्मिनल एंड क्रोमोसोम्स की बात करें तो ये भी फैक्चुअल क्वेश्चन है। इसका आंसर भी आपका आ जाएगा बेटा टीलोमियर। टीलोमियर इसका आंसर। सेंट्रोमियर्स ऑब्वियसली सेंटर में पाया जाएगा, जीन भी बीच में पाए जाते हैं। न्यूक्लियोसोम वर्ड की ही बात कर रहे हैं, न्यूक्लियस सेंटर में पाया जाएगा। जो ऊपर टर्मिनल एंड मतलब निचले हिस्से की बात कर रहे हैं एक टर्मिनल एंड को, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? टीलोसोम या टीलोमियर। Which of the following is a method of asexual reproduction in plant? Budding, बडिंग भी होती है प्लांट के अंदर, स्पोर फॉर्मेशन, बाइनरी फिजन, ऑल ऑफ द अबव। तो बेसिकली इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑल ऑफ द अबव। व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शंस ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया? फोटोसिंथेसिस में माइटोकॉन्ड्रिया का कोई हाथ नहीं होता बेटा। प्रोटीन सिंथेसिस राइबोसोम करता है। प्रोटीन सिंथेसिस किसमें होता है बेटा? राइबोसोम में होता है। तो बेसिकली इसका आंसर हमारे पास जो सेलुलर रेस्पिरेशन, जेनेटिक मटेरियल स्टोरेज, क्रोमोसोम का काम है ये, इसका काम है बेटा ये, क्रोमोसोम का काम है, तो इसमें भी इसका कोई काम नहीं है। फोटोसिंथेसिस स्टेम में होता है, क्लोरोफिल की उपस्थिति में होता है, तो इसका भी कोई काम नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेलुलर रेस्पिरेशन हमारा आंसर होगा। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एटीपी का फॉर्मेशन होता है, एटीपी से फिर बेसिकली हमारी इसको एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल बोलते हैं, है ना। इसका आंसर हमारे सामने आ जाएगा सेलुलर रेस्पिरेशन। Which of the following hormone regulates the metabolism of carbohydrates? कार्बोहाइड्रेट्स के मेटाबॉलिज्म को कौन सा हार्मोन रेगुलेट करता है? थायराइड, थायराइड से निकलता है एड्रेनालिन, गुस्से को कंट्रोल करने में काम आता है। प्रोजेस्टेरॉन फीमेल हार्मोन है। हमारे पास एक ही आंसर बचता है, इंसुलिन। इंसुलिन इज द हार्मोन जो कि कार्बोहाइड्रेट के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल या रेगुलेट करता है। मिट्टी के अजैविक कारक, अजैविक कारक से मेरा संबंध है, जैसे ही नॉन बायोटिक वर्ड बोल दिया जाए या एबायोटिक वर्ड बोला जाता है तो उसमें आप लिविंग तो ला ही नहीं सकते, लिविंग में ए हट जाएगा। बायोटिक होगा तो ये लिविंग बीइंग की बात हो रही होगी। चूंकि एबायोटिक है तो नॉन लिविंग बीइंग की हम बात कर रहे हैं। यहाँ पे नॉन लिविंग में भी क्या क्या चीजें है ना, तो उसमें हम बात करेंगे नॉन लिविंग थिंग्स जस्ट लाइक मिनरल्स, वाटर एंड एयर।
ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, व्हाट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ प्लांट ग्रोथ। ग्रोथ की बात कर रहे हैं, मतलब जब स्टेज ग्रोथ में सबसे पहले फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता, फर्टिलाइजेशन के लिए, फर्टिलाइजेशन तो बेसिकली बाद की प्रोसेस है, पॉलिनेशन भी जस्ट लाइक दैट, ये भी नहीं होगा। तो यहाँ पे हमारा सीड जर्मिनेशन, रिप्रोडक्शन और ये तीनों चीजें टाइप ऑफ सेम है। तो जब आपके पास क्वेश्चन आता है तो सबसे मेन आपको यहाँ से इस क्वेश्चन के थ्रू आपको मैं ये भी समझाने की कोशिश करूंगा कि अगर आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं आता है तो आप कैसे आंसर दे सकते हो। अगर आपके पास फैक्ट्स हैं, अगर आपके पास डेटा है कि भाई आप जो व्यक्ति पढ़ने वाला है, मैं उसकी बात ही नहीं कर रहा हूं, मैं बात कर रहा हूं यहाँ पे जिस व्यक्ति को प्रॉब्लम आती है चीजों को समझने में, जिसको डाउट आते हैं। मैंने बोला कि भाई हमारे पास 4 ऑप्शन है। क्वेश्चन हमारा क्या था, 2 मिनट देना मुझे आप। अब मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा यहाँ पे, है ना। एक बार देखते हैं अपन इस रेड पेन से क्या हो रहा है। भाई पौधों की वृद्धि की बात कर रहे हैं, बस इतना याद रखना है आपने को कि भाई ग्रोथ की बात कर रहे हैं, किसी चीज की ग्रोथ स्टार्ट हुई, ग्रोथ स्टार्ट होते से ही फर्टिलाइजेशन तो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? फर्टिलाइजेशन तो भाई ग्रोथ के बाद, फिर सबसे पहले आपकी बॉडी की ग्रोथ के लिए आपकी सेल की ग्रोथ होगी, फिर टिश्यू की, फिर ऑर्गन की, ऑर्गन सिस्टम की, ऑर्गेनिजम्स की। उन ग्रोथ के बाद फिर आपके जो सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं उनकी ग्रोथ होती है। तो मतलब ये तो सेकेंडरी है, ये तो हो ही नहीं सकता। इसके बाद आ जाता है हमारा पॉलिनेशन। पॉलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन दोनों एक ही चीजें हैं, टाइप ऑफ, है ना। पॉलिनेशन में वही परागन की बात करेंगे हम, और रिप्रोडक्शन, मतलब ये तीनों कहीं ना कहीं एक जैसे ही ऑप्शंस आपके सामने दिए हुए हैं। तो आपके पास ऑप्शन के तौर पे जो बचता है, जो आप लगाओगे कि भाई आपने यहां पे जो लगाया है वो होती है एक्सक्लूसिव मेथड। कौन सी मेथड लगाई है बेटा? एक्सक्लूसिव मेथड। एक्सक्लूसिव मेथड से मेरा संबंध है कि आपको यह देखना है कि आपको क्या क्या नहीं हो सकता है इसका आंसर। आपको ये नहीं देखना है कि क्या हो सकता है, आपको ये देखना है कि क्या क्या आंसर इसके नहीं हो सकते हैं। 3 नहीं हो सकते हैं, 3 के बाद अगर हमारे पास ऑप्शन के तौर पे बच रहा है तो वो चौथा ही बच रहा है, तो आंसर इसके पास जो हो जाएगा इसका सीड जर्मिनेशन इज द आंसर। सीड जर्मिनेशन इसका आंसर होगा बेटा, है ना। बेसिकली ये एक प्रोसेस होती है। व्हाट हैपेंस इन ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन में क्या होता है बेटा, इसका फैक्चुअल क्वेश्चन है ये, है ना। मूवमेंट का ट्रांसपायरेशन से कोई संबंध ही नहीं होता, इवेपोरेशन भी नहीं होगा, टेकिंग फूड इनटू द बॉडी भी नहीं होगा। प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन, पानी संघनन जो होता है, कंडेंसेशन जो कंडेंस हो जाता है पानी, वाटर के जो कंडेंसेशन की प्रोसेस होती है, उसके विषय में जब हम पढ़ते हैं तो वो कहलाता है ट्रांसपायरेशन, है ना। ये भी हमारा एक फैक्चुअल क्वेश्चन था। फैक्चुअल क्वेश्चन में ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है हमको, ठीक है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ रेस्पिरेटरी सब्सटेंस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। पता ही है आपको, बहुत बेसिक क्वेश्चन है। एनएरोबिक ऑक्सीजन की उपस्थिति में नहीं होता, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, सेलुलर रेस्पिरेशन भी नहीं है। बेसिकली इसका आंसर होगा कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ रेस्पिरेटरी टर्म्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज टर्म्ड एज एरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन के थ्रू ही आपका, जिसको हम बोलते हैं हिंदी में वायवीय श्वसन, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी इन द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज इज बेसिकली कॉल्ड। ग्लूकोज का ब्रेकडाउन क्यों करते हैं हम? डाइजेशन और ग्लूकोज के ब्रेकडाउन का कोई संबंध नहीं है, है ना। और यहां पे हम बात करेंगे बेटा रेस्पिरेशन की। एसिमिलेशन भी अलग चीज है, रेस्पिरेशन इज द आंसर, जिसके थ्रू हम ग्लूकोज के टूटने से जो हमें ऊर्जा प्राप्त होती है उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, एक प्रकार से रेस्पिरेशन, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, व्हाट पार्ट ऑफ सिंथेसिस प्रोड्यूसेस ऑक्सीजन। ऐसा कौन सा पार्ट है जो कि ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करता है? तो इसका आंसर बेटा हमारा आ जाएगा स्ट्रोमा। क्या आ जाएगा हमारा आंसर इसका? स्ट्रोमा इज द वन, ओके। स्ट्रोमा के थ्रू हमारी बॉडी में जो बात करते हैं हम, अगर फोटोसिंथेसिस की बात करें तो वो होता है पौधों की बॉडी में, ठीक है बेटा। प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी इन द ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज, ये क्वेश्चन हो गया था हमारा 20, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने जो था वो था स्ट्रोमा। ग्रीन पार्ट्स ऑफ द प्लांट। अब भाई फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस तो कहां होगी, पता ही है आप सभी लोगों को। एक मिनट, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कहां पे होती है बेटा? ग्रीन पार्ट में, है ना। पौधों की ग्रीन पार्ट में क्या होती है? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस जो हमारी होती है वो कहां होती है बेटा? ग्रीन पार्ट में होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, वाष्पोत्सर्जन कितने प्रकार का होता है? तो वाष्पोत्सर्जन बेटा हमारा होता है 2 प्रकार का। इसमें हमको लगा के आना है, 2 प्रकार का होता है। ये भी एक प्रकार का फैक्चुअल क्वेश्चन है। वाष्पोत्सर्जन अगर प्रकार पूछ जाएंगे आपको तो आपको क्या लिख के आना है?
देयर आर टू टाइप ऑफ वास्कोसर्जन और ट्रांसपायरेशन जो कि हमारी बॉडी में होता है। ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, व्हाट आर द एक्सटर्नल ग्रोथ फैक्टर्स। एक्सटर्नल ग्रोथ फैक्टर्स क्या क्या होते हैं किसी भी प्लांट की ग्रोथ में? एक्सटर्नल फैक्टर्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं? तो इसका जो आंसर होगा बेटा हमारा वो क्या आ जाएगा हमारा? ए, लाइट, टेम्परेचर, वाटर और न्यूट्रिएंट्स। क्या आंसर रहेगा बेटा इसका? कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं जो कि हमारे एक्सटर्नल, दो प्रकार के ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं, जो इंटरनली ग्रोथ करते हैं किसकी, किसी भी प्रकार के प्लांट की, और एक होते हैं जो एक्सटर्नल, बाहर से उसको प्लांट को लेने पड़ते हैं। तो ऑब्वियसली टेम्परेचर एक्सटर्नल ग्रोथ के अंदर आएगा, ठीक है, लाइट एक्सटर्नल ग्रोथ के अंदर आएगी, वाटर उसको बाहर से लेना पड़ता है किसी प्रकार के प्लांट को, और न्यूट्रिएंट्स भी हमको उसको बाहर से लेना पड़ता है। तो ये चार ऐसी चीजें हैं जो कि बेसिकली एक्सटर्नली हमें प्रोवाइड करानी पड़ती है किसी भी प्लांट को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने है, ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन प्रोसेस व्हाट केमिकल इज यूटिलाइज्ड। किस केमिकल का हम यूज करते हैं? तो बेटा इसका भी आंसर आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का हम बेसिकली यूज करते हैं किसमें? जब भी किसी प्रकार के केमिकल को हम यूटिलाइज करते हैं तो उसमें हमें ऑक्सीजन का यूज करना रहता है या ऑक्सीजन यूज में आती है। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन हमारा, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, which of the following process occurs in leaves that one which may lower their temperature। बेसिकली किस बात में बात हो रही है बेटा? हमारी टेम्परेचर कम होता है। हमारी बॉडी में भी आपने देखा होगा, स्वेट जब आता है हमको, हमारी बॉडी में पसीना आता है, तो उस टाइम पे हमारी बॉडी से टेम्परेचर कम करता है, बेसिकली टेम्परेचर को कम करने में काम आता है स्वेट। उसी तरीके से जो ऐसी कोई प्रोसेस जो कि लीव्स में होती है और जिसके थ्रू क्या होता है बेटा? टेम्परेचर कम होता है, तो उसका आंसर क्या आ जाएगा बेटा हमारा? ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो ये हमारा 2024 के बायोलॉजी सेक्शन से जो हमने आज बात करी, रूबरू हुए हम इससे, है ना, इसके बारे में थोड़ा जो हमारा जो ये आज का सेशन था ये खत्म हुआ। इजी टू गोइंग क्वेश्चंस थे, फैक्चुअल क्वेश्चंस थे, आपको लेवल पता चल गया, आपको ये चीजें पता चल गई कि क्या क्या चीजें आपको प्रिपेयर करनी है, क्या क्या चीजें आप छोड़ सकते हो और किस बिहाफ पे आपको तैयारी करनी है। ऐसे ही आगे ऑल ओवर द सेक्शंस जितने भी सब्जेक्ट्स हैं आपको आगे आपको देखने को मिलेंगे, है ना, जितने भी ऑल ओवर द सब्जेक्ट्स हैं, लाइक आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, प्लांट ब्रीडिंग, है ना, सारे के जितने के सब्जेक्ट्स हैं सबसे संबंधित आपको ऐसे पीवाईक्यूज देखने को मिलेंगे जो कि आपकी सबसे ज्यादा मदद करेंगे। पढ़ने से ज्यादा इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज होंगे, क्योंकि ऑब्वियसली बहुत बार पीवाईक्यूज रिपोर्ट होते हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम जो आपके पीवाईक्यूज रिपोर्ट होते हैं उसमें आपको ये ट्रेंड फॉलो होता है कि कहीं ना कहीं अगर आपसे किसी ना किसी बेसिस पे आप जो चीजें पूछी गई हैं उसके आगे पीछे की चीजें ही आपको एग्जाम में देखने को मिलती हैं। तो आप अगर पीवाईक्यूज को अच्छी तरीके से फॉलो ऑन कर रहे हैं तो ये आपके लिए आपकी एग्जाम में कहीं ना कहीं बहुत आपके काम में आएगा। और यहीं तक हमारी बात थी, है ना, आज का सेशन यहीं पे खत्म करते हुए मिलते हैं अपन आगे। जय हिंद, जय भारत, है ना, सभी लोग अच्छे से होंगे, अच्छे से रह रहे होंगे, घर से बाहर ज्यादा नहीं निकल रहे होंगे, बस मेरी यही कामना है, अच्छे से आप लोग एग्जाम की तैयारी करें। जय हिंद, जय भारत।